नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कथा साहित्य दर्पण, जिसमें आज हम लोग महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत सुनेंगे। महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत भगवती चरण वर्मा जी की प्रसिद्ध कहानी मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। तो भगवती चरण वर्मा जी की यह प्रसिद्ध कहानी है। तो अधिक समय विलंब न करते हुए आइए चलते हैं कहानी पर, जो कि भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। भगवती चरण वर्मा जी भी उपन्यास और कहानीकार के रूप में विशेष प्रसिद्ध रहे हैं और यह द्विवेदी युग के अच्छे और पुरोधा लेखक रहे हैं। हीरो जी को आप नहीं जानते, यह दुर्भाग्य की बात है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल आपका दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य हीरो जी का भी है। कारण वह बड़ा सीधा साधा है। यदि आपका हीरो जी से परिचय हो जाए तो आप निश्चय समझ लें कि आप संसार के एक बहुत बड़े विद्वान से परिचित हो गए हैं। हीरो जी को जानने वालों में अधिकांश का मत है कि हीरो जी पहले जन्म में विक्रमादित्य के 9 रत्नों में एक अवश्य रहे होंगे और अपने किसी पाप के कारण उनको इस जन्म में हीरो जी की योनि प्राप्त हुई। अगर हीरो जी का आपसे परिचय हो जाए तो आप यह समझ लीजिए कि उन्हें एक मनुष्य का होने का फल मिल गया। उन्हें जो शौक अपने शौक में प्रसन्नतापूर्वक हैं, उनसे एक हिस्सा दें। हीरो जी ने दुनिया देखी है। यहाँ यह जान लेना ठीक होगा कि हीरो जी की दुनिया मौज और मस्ती की ही बनी है। शराबियों के साथ बैठकर उन्हें शराब पीने की बाजी लगाई थी और हरदम जीतते रहे हैं। अफीम के आदी हैं, पर अगर मिल जाए तो इतनी खा लेते हैं जितनी से एक खानदान स्वर्ग या नर्क की यात्रा कर सके। भांग पीते हैं जब तक कि उनका पेट न भर जाए। चरस और गांजे के लोभ में साधु संत बनते बनते बचे हैं। एक बार एक आदमी ने उन्हें संखिया खिला दी, इस आशा से कि संसार से एक पापी का भार मुक्त हो जाए। पर दूसरे ही दिन हीरो जी ने उसके यहाँ पहुंचकर मुस्कुराते हुए कहा, यार कल का नशा था, राम दुहाई, अगर तुम आज फिर वही नशा करवा देते ना तो तुम्हें आशीर्वाद देता। लेकिन उस आदमी के पास सब संखियाँ मौजूद न थी। हीरो जी के दर्शन प्रायः चाय की दुकान पर हुआ करते हैं। जो पहुंचता है वह हीरो जी को एक प्याला अवश्य पिलाता है। उस दिन जब हम लोग चाय पीने पहुंचे तो हीरो जी एक कोने में आंख बंद किए पड़े हुए थे और कुछ सोच रहे थे। हम लोगों में बातें शुरू हुई और हरिजन आंदोलन से घूमते फिरते बात आ पहुंची दानव राज बलि पर। पंडित गोवर्धन शास्त्री ने आमलेट का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा, भाई ये तो कलयुग है, ना किसी में दीन है ना ईमान। कौड़ी कौड़ी पर लोग बेईमानी करने लग गए हैं। अरे अब तो लिख कर भी लोग मुकर जाते हैं। सुरों और नरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। दानवराज बलि ने वचनबद्ध हो सारी पृथ्वी दान कर दी। पृथ्वी ही काहे को, स्वयं अपने को भी दान कर दिया था। हीरो जी चौंक उठे। खास कर उन्होंने कहा, क्या बात है, जरा फिर से तो कहना। सब लोग हीरो जी की ओर घूम पड़े। कोई नई बात सुनने को मिलेगी, इस आशा से मनोहर शास्त्री के शब्दों को उन्होंने फिर दोहराया और यह दोहराने का कष्ट उठाया। हीरो जी, ये गोवर्धन शास्त्री जो हैं सो कह रहे हैं कलयुग में धर्म कर्म सब लोप हो गया है। त्रेता में तो दैत्यराज बलि तक ने अपना सब कुछ देकर वचनबद्ध होकर दान कर दिया था। हीरो जी हंस पड़े। हाँ, तो यह गोवर्धन शास्त्री कहने वाले हुए और तुम लोग सुनने वाले, ठीक ही तो है। लेकिन हमसे भी सुन लो, यह तो कह रहे हैं त्रेता की बात। अरे तब तो अकेले बलि ने ऐसा कर दिया था। लेकिन मैं कहता हूँ कलयुग की बात। कलयुग में तो एक आदमी की कही हुई बात को उसकी 7-8 पीढ़ी तक निभाती गई और यद्यपि वह पीढ़ी स्वयं नष्ट हो गई, लेकिन उसने अपने वचन को नहीं तोड़ा। हम लोग आश्चर्य में पड़ गए। हीरो जी की बात समझ में नहीं आई, पूछना पड़ा, हीरो जी कलयुग में किसने इस प्रकार अपने वचनों का पालन किया? लौंडे हो ना? हीरो जी ने मुंह बनाते हुए कहा, जानते हो मुगलों की सल्तनत कैसे गई? हाँ, अंग्रेजों ने उसे छीन ली। तभी तो कहता हूँ तुम सब लौंडे हो। स्कूली किताबों को रट रट कर बन गए पढ़े लिखे आदमी। अरे मुगलों ने अपनी सल्तनत अंग्रेजों को बख्श दी। हीरो जी ने यह कौन सा नया इतिहास बनाया? आंखों से कुछ अधिक नॉर्मल से कुछ अधिक खुल गई, कान खड़े हो गए। मैंने कहा, सो कैसे? अच्छा तो सुनो फिर। हीरो जी ने आरंभ किया, जानते हो शहंशाह शाहजहां की लड़की शहजादी रोशन आरा एक दफ़े बीमार पड़ी थी और उसे एक अंग्रेज डॉक्टर ने अच्छा किया। उस डॉक्टर को शहंशाह शाहजहां ने हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए कलकत्ते में कोठी बनाने की इजाज़त दे दी। हाँ, यह तो हम लोगों ने पढ़ा है।
लेकिन असल बात यह है कि शहजादी रोशन आरा वही शहंशाह शाहजहाँ की लड़की हैं। हाँ, वही शहजादी रोशन आरा एक दफ़े जल गई। अधिक जली थी नहीं, अरे हाथ में थोड़ा सा जली थी, लेकिन जल तो गई थी। और थी शहजादी। बड़े बड़े हकीम और वैद्य बुलाए गए, राजा इलाज कराया गया, लेकिन शहजादी को कोई अच्छा न कर सका, नहीं कर सका। और शहजादी को भला अच्छा कौन कर सकता था? वह शहजादी थी ना। सब लोग जानते थे कि लेप लगाने से होती थी जलन, और तुरंत शहजादी उसको धुलवा डालती थी। भला शहजादी को रोकने वाला कौन था? अब शहंशाह सलामत को फिक्र हुई, लेकिन शहजादी अच्छी हो तो कैसी, वहाँ तो दवा असर करने ही नहीं पाती। उन्हीं दिनों एक अंग्रेज घूमता घूमता दिल्ली आया, दुनिया देखे हुए, घाट घाट का पानी पिए हुए, पूरा चालाक और मक्कार। उसने शहजादी की बीमारी की खबर लगाई, नौकरों को घूस देकर उसे पूरा हाल दफ्तियार किया। उसे मालूम हुआ कि शहजादी जलन की वजह से दवा धुलवा डालती हैं। सीधे शहंशाह सलामत के पास पहुंचा, कहा मैं डॉक्टर हूँ। शहजादी का इलाज उसके अपने हाथों में उसने ले लिया। उसने शहजादी के हाथ में एक दवा लगाई। उस दवा से जलन होना तो दूर रहा, उल्टे जले हुए हाथ में ठंडक पहुंची। अब भला शहजादी उस दवा को क्यों धुलवाती? हाथ अच्छा हो गया। जानते हुए दवा क्या थी? हम लोगों की ओर भेद बड़ी दृष्टि डालते हीरो जी ने पूछा। भाई हम दवा क्या जाने, कृष्णानंद ने कहा। तभी तो कहते हैं इतना पढ़ लिख कर तुमने तमीज़ नहीं सीखी। अरे वह दवा थी वैसलीन, वही वैसलीन जिसका आज घर घर में प्रचार है। वैसलीन? लेकिन वैसलीन तो दवा नहीं होती, मनोहर ने कहा। हीरो जी संभल कर बैठे, फिर बोले, कौन कहता है वैसलीन दवा होती है? अरे उसने हाथ में लगा दी वैसलीन और घाव अपने आप ही ठीक हो गया, और वह अंग्रेज बन बैठा डॉक्टर, और उसका नाम हो गया। शहंशाह शाहजहाँ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस फिरंगी से कहा, मांगो। उस फिरंगी ने कहा, हुजूर मैं इस दवा को हिंदुस्तान में राइज करना चाहता हूँ, इसीलिए हुजूर मुझे हिंदुस्तान में तिजारत करने की इजाज़त दे दें। बादशाह सलामत ने जब ये सुना कि डॉक्टर हिंदुस्तान में इस दवा का प्रचार करना चाहता है तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मंजूर, और कुछ मांगो। तो उस चालाक डॉक्टर ने जानते हो क्या मांगा? उसने कहा, हुजूर मैं एक तंबू बनाना चाहता हूँ जिसके नीचे इस दवा के पीपे इकट्ठे हो जाएंगे। जहाँ पना यह फरमा दें कि उस तंबू के नीचे जितनी जितनी ज़मीन आवेगी, जहाँ पना ने फिरंगियों को बकस दी। शाहजहाँ थे, सीधे साधे आदमी। उन्होंने सोचा तंबू के नीचे भला कितनी जगह जाएगी। उन्होंने कह दिया, हाँ मंजूर। शाहजहाँ थे, सीधे साधे आदमी, छल कपट उन्हें नहीं आता था, और वह अंग्रेज था, दुनिया देखे हुए। 7 समंदर पार करके हिंदुस्तान आया था, पहुंचा विलायत। वहाँ उसने बनवाया रबड़ का बहुत बड़ा तंबू और जहाज पर तंबू लदवा कर चल दिया हिंदुस्तान। कलकत्ते में उसने वह तंबू लगवा दिया। वह तंबू कितना ऊंचा था इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। उस तंबू का रंग नीला था। तो जनाब वह तंबू लगा कलकत्ते में, और विलायत से पीपे पर पीपे लद कर आने लगे। उन पीपों में वैसलीन की जगह भरा था एक एक अंग्रेज जवान। मैं बंदूक और तलवार के सब पीपे तंबू के नीचे रखवा दिए गए। जैसे जैसे पीपे ज़मीन घेरने लगे वैसे वैसे तंबू को बढ़ा बढ़ा कर ज़मीन घेरती गई। तंबू तो रबड़ का था ना, जितना बढ़ाया बढ़ता गया। अब जनाब तंबू पहुंचा प्लासी। तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना कि प्लासी का युद्ध हुआ था। अरे सब झूठ है। असल में तंबू बढ़ते बढ़ते प्लासी पहुंचा था, और उस वक्त मुगल बादशाह को हरकारा दौड़ा था दिल्ली। बस यह कह दिया गया था कि प्लासी की लड़ाई हुई। जी हाँ, उस वक्त दिल्ली में शहंशाह शाहजहाँ की तीसरी या चौथी पीढ़ी सल्तनत कर रही थी। हरकारा जब दिल्ली पहुंचा उस वक्त बादशाह सलामत की सवारी निकल रही थी। हरकारा घबराया हुआ था, इन फिरंगियों की चालों से हैरान था। उसने मौका देखा न महल, वहीं सड़क पर खड़े होकर उसने चिल्ला कर कहा, जहाँ पनाह गजब हो गया, ये बदतमीज़ फिरंगी अपना तंबू प्लासी तक खींच लाए हैं, और चूंकि कलकत्ते से प्लासी तक की ज़मीन तंबू के नीचे आ गई है, इसीलिए इन फिरंगियों ने उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। जो इनको मना किया तो बदतमीज़ों ने शाही फरमान दिखाया। बादशाह सलामत की सवारी रुक गई। उन्हें बुरा लगा। उन्होंने हरकारे से कहा, मियाँ हरकारे, मैं कर ही क्या सकता हूँ? जहाँ तक फिरंगियों का तंबू घिर जाए वहाँ तक की जगह उनकी हो गई। हमारे बुजुर्ग यह कह गए हैं। बेचारा हरकारा अपना मुंह लेकर वापस हो गया। हरकारा लौटा और इन फिरंगियों का तंबू बढ़ा। अभी तक तो आते थे पीपे में आदमी, अब आने लगा तरह तरह का सामान। हिंदुस्तान का व्यापार फिरंगियों ने अपने हाथ में ले लिया। तंबू बढ़ता ही रहा और पहुंच गया बक्सर। इधर तंबू बढ़ा, उधर लोगों की घबराहट बढ़ी।
यह जो किताबों में लिखा है ना बक्सर की लड़ाई, यह गलत है भाई। जब तंबू बक्सर पहुंचा तो फिर हरकारा दौड़ा। अब जरा बादशाह सलामत की बात सुनिए। वह जनाब दीवान खास में तशरीफ़ रखे थे। उनके सामने सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मुसाहब बैठे थे। बादशाह सलामत हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। सामने एक साहब जो शायर थे, कुछ गा गा कर पढ़ रहे थे और कुछ मुसाहब गला फाड़ फाड़ कर वाह वाह चिल्ला रहे थे। कुछ लोग तीतर और बटेर लड़ा रहे थे। जो हरकारा पहुंचा तो यह सब बंद हो गया। बादशाह सलामत ने पूछा, मियाँ हरकारे क्या हुआ, इतने क्यों घबराए हो? हाँफते हुए हरकारे ने कहा, जहाँ पना इन बज्जात फिरंगियों ने अंधेर मचा रखा है, वे अपना तंबू बक्सर खींच लाएं। बादशाह सलामत को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने अपने मुसाहबों से पूछा, मियाँ हरकारा क्या कहता है, फिरंगी अपना तंबू कलकत्ते से बक्सर खींच लाएं? यह कैसे मुमकिन है? इस पर एक मुसाहब ने कहा, जहाँ पना ये फिरंगी जादू जानते हैं, जादू। दूसरे ने कहा, जहाँ पना इन फिरंगियों ने जिन्नात पाल रखे हैं, जिन्नात सब कुछ कर सकते हैं। बादशाह सलामत की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने हरकारे से कहा, मियाँ हरकारे तुम बताओ तंबू किस तरह बढ़ाया? हरकारे ने समझाया, तंबू रबड़ का है। इस पर बादशाह सलामत खुश हुए। उन्होंने कहा, ये फिरंगी भी बड़े चालाक हैं, पूरे अकल के पुतले हैं। इस पर मुसाहबों ने एक स्वर में कहा, इसमें क्या शक है, जहाँ पनाह वजह फरमा रहे हैं। बादशाह सलामत मुस्कुराए, अरे भाई किसी चौबदार को भेजो जो इन फिरंगियों के सरदार को बुला लावे, मैं उसे खिलअत दूंगा। मुसाहब कह उठे, वल्लाह जहाँ पनाह एक ही दरिया दिल है, इस फिरंगी सरदार को जरूर खिलअत देनी चाहिए। हरकारा घबराया, वह आया शिकायत करने। यहाँ बादशाह सलामत फिरंगी सरदार को खिलत देने पर आमादा थे। वह चिल्ला उठा, जहाँ पनाह इन फिरंगियों ने जहाँ पनाह की सल्तनत का एक बड़ा हिस्सा अपने तंबू के नीचे करके उस पर कब्जा कर लिया है। जहाँ पनाह ये फिरंगी जहाँ पनाह की सल्तनत छीनने पर आमादा दिखाई देते हैं। जहाँ पनाह चिल्ला उठे, हैं ऐसा गजब? बादशाह सलामत की मुस्कुराहट गायब हो गई। थोड़ी देर बाद सोचकर उन्होंने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे बुजुर्ग इन फिरंगियों को उतनी जगह दे गए हैं जितनी इनके तंबू के नीचे आ सके, भला मैं उसमें कर ही क्या सकता हूँ? हाँ, फिरंगी सरदार को खिलत न दूंगा। इतना कह बादशाह सलामत फिरंगियों की चालाकी अपनी बेगमात को बतलाने के लिए हरम के अंदर चले गए। हरकारा बेचारा चुपचाप लौट गया। जनाब उस तंबू ने बढ़ना जारी रखा। एक दिन क्या देखते हैं कि विश्वनाथपुरी काशी के ऊपर वह तंबू तन गया। अब तो लोगों में भगदड़ मच गई। उन दिनों राजा जैत सिंह बनारस की देखभाल करते थे। उन्होंने उसी वक्त बादशाह सलामत के पास हरकारा दौड़ाया। दीवाने खास में हाजिर किया गया हरकारा। हरकारे ने बादशाह सलामत से अर्ज की, अब वह तंबू बनारस पहुंच गया है। और उन्होंने हरकारे से कहा, तुम यह हरकारे तुम ही बताओ क्या करूं? हरकारे ने कहा, वह तंबू तेजी से दिल्ली के पास भी आ रहा है। वहां बैठे हुए दो उमराओं ने कहा, जहां पनाह एक बड़ी फौज भेजकर इन फिरंगियों का तंबू छोटा करवा दिया जाए और कलकत्ते भेज दिया जाए। हम लोग जाकर लड़ने को तैयार हैं, जहां पनाह का हुक्म भर हो जाए। इस तंबू की क्या हकीकत है, एक मर्तबा आसमान को भी छोटा कर दे। बादशाह सलामत ने कुछ सोचा। उन्होंने कहा, क्या बताऊं, हमारे बुजुर्ग शहंशाह शाहजहां इन फिरंगियों को तंबू के नीचे जितनी जगह आए वह बख्श गए हैं। बख्शीस नामा को रूह से हम लोग कुछ नहीं कह सकते। आप जानते हैं हम लोग अमीर तैमूर की औलाद हैं, जो एक दफ़ा ज़बान दे दे वो दे दी। तंबू को छोटा कराना तो गैर मुमकिन है। हाँ, कोई ऐसी हिकमत निकाली जाए जिससे फिरंगी अपना तंबू आगे ना बढ़ा सकें। इसके लिए दरबार आम किया जाए और यह मसला वहाँ पेश हो। इधर दिल्ली में ये बातचीत हो ही रही थी और उधर तंबू आगरे तक बढ़ाया और इटावा इलाहाबाद को ढकता हुआ दूसरा हरकारा दौड़ा। उसने कहा, जहाँ पनाह वह आगरा तक आ गया है। अब अगर कुछ नहीं किया जाएगा तो ये फिरंगी दिल्ली पर भी अपना तंबू तान कर कब्जा कर लेंगे। बादशाह सलामत घबरा गए। दरबार आम किया गया। सब अमीर उमराओ इकट्ठा हुए। बादशाह सलामत ने कहा, आज हमारे सामने एक अहम मसला पेश है। आप लोग जानते हैं हमारे बुजुर्ग शहंशाह शाहजहां ने फिरंगियों को इतनी ज़मीन बख्श दी थी जितना तंबू के नीचे आ सके। इन्होंने अपना तंबू कलकत्ते में लगाया था, लेकिन वह तंबू है रबड़ का और धीरे धीरे लोग तंबू आगरे तक खींच लाए। हमारे बुजुर्गों से जब यह कहा गया था तब उन्होंने कुछ करना मुनासिब न समझा, क्योंकि शहंशाह शाहजहां ने अपना कौल हारा था।
हम लोग अमीर तैमूर की औलाद हैं, अपने कौल के पक्के हैं। आप लोग बताइए क्या किया जाए। अमीरों और मनसबदारों ने कहा, हमें इन फिरंगियों से लड़ना चाहिए, इनको सज़ा देनी चाहिए, इनका तंबू छोटा करवा कर कलकत्ते भिजवा देना चाहिए। बादशाह सलामत ने कहा, लेकिन हम अमीर तैमूर की औलाद हैं, हमारा कौल टूटता है। इसी समय तीसरा हरकारा हाँफता हुआ बिना इत्तला कराए ही दरबार में घुस आया। उसने कहा, जहाँ बना वह तंबू दिल्ली पहुँच गया, वह देखिए किले तक आ पहुँचा। सब लोगों ने देखा, वास्तव में हजारों गोरे खाकी वर्दी पहने और हथियारों से लैस बाजा बजाते हुए तंबू को किले की तरफ खींचते हुए चले आ रहे थे। उस वक्त बादशाह सलामत उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, हमने तय कर लिया है, हम अमीर तैमूर की औलाद हैं, हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ कह दिया वही होगा। उन्होंने तंबू के नीचे की जगह फिरंगियों को बख्श दी, और अगर दिल्ली भी उस तंबू के नीचे आ रही है तो आवे, मुगल सल्तनत जाती है तो जाए, लेकिन दुनिया यह देख ले कि अमीर तैमूर की औलाद हमेशा अपनी कौल की पक्की रहती है। इतना कह बादशाह सलामत मैं अपने अमीरों और राव के दिल्ली के बाहर हो गए और दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। आप लोग देख सकते हैं, इस कलयुग में भी मुगलों ने अपनी सल्तनत बख्श दी। हम सब लोग थोड़ी देर तक चुप रहे। इसके बाद मैंने कहा, हीरो जी एक प्याला चाय और पियो। हीरो जी बोल उठे, इतनी अच्छी कहानी सुनाने के बाद भी एक प्याला चाय? अरे महुए के ठर्रे का आधा तो हो जाना चाहिए था। तो इस तरह आपने सुनी भगवती चरण वर्मा जी की प्रसिद्ध कहानी मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो इसी तरह फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ ही आपसे एक अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और हमारी कहानी यदि आपको पसंद आती है तो इसे लाइक अवश्य करें। और आप लोग पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।